नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एम स्टडी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आपका मित्र के आर चौधरी आपके समक्ष आ चुका है नियमित समय में। साथियों, आज हम जो बात करने वाले हैं अपना शानदार टॉपिक चलेगा। उस टॉपिक का नाम है मेरे साथियों तत्पुरुष समास। आज तत्पुरुष समास को लेकर हम बात करेंगे। कल वाली है जो हमारी क्लास हुई है और उससे पहले वाली जो हमारी क्लास हुई है, लो दो क्लास हुई है, उनमें हमने जो समास है समाज के संदर्भ में बात की थी। आज हमारा जो टॉपिक चलेगा समास को लेकर हम बात करेंगे। तो मेरे साथियों, तमाम मेरे साथी है, एक बार क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का कार्य है वो आप कर दीजिएगा, ताकि हमारी अधिक से अधिक साथी हमारे साथ जुड़ सके और जो लाइव सेशन है इसका मजा ले सके साथियों। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं मेरे साथियों, तमाम मेरे साथियों, वो टॉपिक का नाम है मेरे साथियों तत्पुरुष समास। कौन से समाज को लेकर बात करेंगे साथियों? तत्पुरुष समास को लेकर बात करेंगे। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास को लेकर हम बात करने वाले हैं। तत्पुरुष समास। अब मेरे साथियों, तत्पुरुष समास को लेकर हम बात करेंगे। और तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास में है क्या मेरे साथियों? तो तत्पुरुष समास का जो निर्माण होता है हमारे कारक के अनुसार होता है। समझ में आ गया होगा साथियों। और तत्पुरुष समास है, देखो बात करेंगे, जो कारक होते हैं हमारे कारक के 8 भेद होते हैं। इन 8 भेद में से 2 कारक है, पहला कारक और अंतिम कारक, यानी कर्ता कारक। और अंतिम कारक कौन सा है साथियों? अधिकरण कारक। इन 2 कारक को छोड़ दिया जाए तो शेष जितने भी कारक है, इन कारक के अनुसार जो हमारा समास बनने वाला है वो कौन सा बनने वाला है साथियों? आपका तत्पुरुष समास बनने वाला है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं मेरे साथियों, इसमें क्या ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको लेकर हम बात करें। तो देखिएगा, लिखिएगा मेरे साथियों, आपका तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का निर्माण, तत्पुरुष तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का निर्माण, तत्पुरुष समास का निर्माण कारकों के अनुसार होता है। कारकों के अनुसार, कारकों के अनुसार होता है, कारकों के अनुसार होता है। लेकिन क्या है साथियों? लेकिन, लेकिन कर्ता कारक, कर्ता कारक एवं, कर्ता कारक एवं संबोधन कारक, कर्ता कारक एवं संबोधन, संबोधन कारक को छोड़कर, संबोधन कारक को छोड़कर, संबोधन कारक को छोड़कर, संबोधन कारक को छोड़कर शेष, शेष कारकों के अनुसार, के अनुसार निर्मित, के अनुसार निर्मित होता है, निर्मित होता है। ध्यान क्या रखना है मेरे साथियों, ये जो हमारा समास है, ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास देखो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो देखो इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसका दूसरा पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है और द्विगु समास है। ये 3 ऐसे समास है जिसके दोनों ही पद, दूसरा पद होता है वो क्या होता है मेरे साथियों? आपका प्रधान होता है। समझ में आ गया होगा। फिर देखिएगा, एक बार सामान्य सा प्रश्न पूछा गया कि आपका संबोधन का क्या नाम है आपका? अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक में कौन सा पद प्रधान होता है? समझ में आ गया होगा साथियों। भाई अधिकरण कारक का कौन सा पद प्रधान होता है? तो आपको ध्यान ये रखना है कि संबोधन कारक है, संबोधन तत्पुरुष समास है, वो किसका है मेरे साथियों? आपका तत्पुरुष समास का भेद है। तो तत्पुरुष समास का अगर दूसरा पद भेद जो प्रधान है, तो सौभाग्य की बात है, जो आपका अधिकरण कारक होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा, उसमें भी कौन सा पद प्रधान होगा? द्वितीय पद प्रधान होगा। समझ में आ गया होगा मेरे साथियों। तो देखिएगा, दूसरा जो ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो ये है मेरे साथियों, ये है क्या नाम है हुआ इस समास का, इस समास, इस समास का, इस समास का दूसरा पद, इस समास का दूसरा पद प्रधान, इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है साथियों। अब देखिए, समझने का क्या तथ्य है यहाँ पर। अब देखो एग्जाम में यहां से प्रश्न ये पूछा जाता है, यहां से एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा जाएगा मेरे साथियों? देखो पहले तो बात करते हैं हमारे कारक, और कारकों की संख्या है मेरे साथियों आपका 8। 8 हमारे कारक है। समझ में आ गया होगा साथियों। 8 कारक कौन कौन से हैं? तो देखो एक तो है कर्ता, दूसरा है मेरे साथियों आपका कर्ता, कर्म, फिर आगे आपका करण,
कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, क्या आ जाएगा मेरे साथियों आपका संप्रदान। संप्रदान के बाद में आगे से होते हैं आपका अपादान, अपादान, अपादान के बाद में आगे मेरे साथियों आपका संबंध, क्या आ गया साथियों आपका संबंध। संबंध के बाद में अपन बात करें तो संबंध के बाद में साथियों आपका अधिकरण, क्या आ जाएगा साथियों आपका अधिकरण, और अधिकरण में क्या होता है आपका संबोधन। तो हमारे जो कारक हो गए वो कितने हो गए साथियों, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8, संबोधन, संबोधन। ये हमारे क्या हो गए मेरे साथियों आपके 8 कारक हो गए। समझ में आ गया होगा साथियों, ये हमारे 8 कारक हैं। अब देखो ये जो हमारा समास बनने वाला है, कौन सा समास मेरे साथियों, हम जब ये तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है, इस तत्पुरुष समास का जो निर्माण होता है वो मेरे साथियों किन के अनुसार होता है, हमारे कारक के अनुसार होता है। लेकिन ये जो कारक है इन कारकों में हमें क्या छोड़ना होगा, सबसे पहले कौन सा मेरे साथियों आपका कर्ता कारक। एक तो कर्ता कारक है, इसका प्रयोग नहीं होता है किसमें, तत्पुरुष समास के निर्माण में। साथ में सबसे पहला और सबसे अंतिम कौन सा है मेरे साथियों आपका संबोधन कारक। तो संबोधन कारक है, संबोधन कारक का भी प्रयोग किसमें नहीं होता है मेरे साथियों आपका, ये तत्पुरुष समास के निर्माण में। तत्पुरुष समास के निर्माण में पहला तो है आपका कर्ता कारक और अंतिम है मेरे साथियों आपका संबोधन कारक। इन दो कारक का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो मेरे साथियों 8 में से अगर 2 माइनस किया जाता है तो शेष कितने बच जाएंगे आपके, 6 बच जाते हैं। समझ में आ गया क्या। अब जो 600 शेष बच रहे हैं इन्हीं के अनुसार ही हमारा तत्पुरुष समास का निर्माण हो रहा है। समझ में आ गया होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे साथियों कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास बोलेंगे मेरे साथियों। तो ये तो हो जाएगा कर्म तत्पुरुष, इसी प्रकार से ये हो जाएगा कर्म तत्पुरुष, ये हो जाएगा संप्रदान, ये हो जाएगा मेरे साथियों अपादान, ये हो जाएगा आपका संबंध, ये हो जाएगा आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। समझ में आ गया। तो अब जो हमारा जो समास में एग्जाम में हमसे प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है और वो क्या पूछा जाएगा, कोई सा भी एक विकल्प दे देगा साथियों। ठीक है, जैसे जैसे मैं एक विकल्प को लेकर बात करूं, यहाँ पर एक जो प्रश्न है उसको लेकर मैंने बात किया और जैसे शब्द आ गया साहब आपका ग्राहगत, क्या आ गया आपका ग्राहगत। अब ग्राहगत का मैं समास विग्रह करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे साथियों आपका ग्रह को आगत। ग्रह का मतलब होता है घर, ग्रह को आगत, ग्रह को आगत है मेरे साथियों, आगत, ग्रह को आगत। अब देखो मेरे साथियों ग्रह यानी घर, घर को आया हुआ है उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, आपका ग्रह आगत, ग्रहागत का शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अब मेरे साथियों अब जो ये ग्रहागत जो शब्द है एग्जाम में हमसे प्रश्न पूछा जाएगा साहब कि इसमें कौन सा हमारा समास है, ग्राहगत गत में कौन सा समास है। अब देखो एग्जामिनर यहाँ से दो तरह से हमसे प्रश्न पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है साहब, देखो एक तो प्रश्न ये पूछ सकता है मेरे साथियों कि इस समास है इसमें कौन सा समास है, तो वो देगा यहाँ पर इस शब्द में आपका अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है क्या। दूसरा इसमें विकल्प दे सकता है मेरे साथियों इसमें आपका तत्पुरुष समास है क्या, तत्पुरुष समास है क्या। तीसरा क्या दे सकता है मेरे साथियों यहाँ पर दे सकता है इसमें आपका द्विगु समास है क्या। और चौथा जो विकल्प बनाया जा सकता है वो बनाया जा सकता है कि इस शब्द में आपका द्वंद्व समास है क्या, क्या आ जाएगा मेरे साथियों आपका द्वंद्व समास है क्या। ये 4 विकल्प बनाकर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये कब पूछा जाएगा, जब आपको ये दे दिया गया। ठीक है, एग्जाम में 2 ही तरह से प्रश्न बनता है भाई, हमारा जो समास है समास में 2 ही तरह से प्रश्न बनता है। एक तो प्रश्न ये बनता है कि ये जो शब्द दिया जाएगा और इससे कौन सा समास है ये पूछ लिया जाएगा। दूसरा क्या है मेरे साथियों, जैसे कोई भी शब्द दिया जाएगा, जैसे ग्राहक दे दिया, इस ग्राहक जो शब्द है ये जो समास है या जो शब्द है इसका समास विग्रह क्या होगा। अब समास विग्रह क्या हो जाएगा मेरे साथियों, जैसे हम बात कर रहे हैं ग्राहकगत को लेकर बात कर रहे हैं तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, ग्रह को आगत। ग्रह को आगत है उसके लिए प्रयोग होने वाला जो शब्द है वो क्या हो जाएगा आपका ग्रहगत हो जाएगा। अब देखो मेरे साथियों तो 2 तरह से हो गया क्या, लेकिन ये जो हमारा तत्पुरुष समास है इसमें एक तरह से और प्रश्न बनने की संभावना होती है क्योंकि एग्जामिनर के पास में विकल्प होता है कि वो इस दूसरे टाइप में भी प्रश्न बना सकता है। दूसरे टाइप में क्या बना सकता है साथियों, दूसरे टाइप में जो प्रश्न ये बना सकता है कि ये ही देगा आपको, आपके पास रहेगा तो आपका मेरे साथियों यही शब्द, ठीक है, शब्द तो आपका यही रहेगा ग्राहकगत, लेकिन इसमें जो विकल्प बनाया जाता है अव्ययभाव तत्पुरुष द्विगु और द्वंद्व इस रूप में विकल्प नहीं बनाएगा
और दूसरे तरह से विकल्प बना सकता है। दूसरे तरह से क्या विकल्प बना सकता है साथियों? तो दूसरे तरह से विकल्प ये बना सकता है कि इसमें जो समास है वो आपको देगा साहब, आपको इसमें कर्ण तत्पुरुष समास है क्या? इस विकल्प में कर्ण तत्पुरुष समास है क्या? ठीक है, एक तो आपका इस रूप में बना सकता है, कर्ण तत्पुरुष समास। इस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास है क्या? पहला विकल्प बना देगा साथियों। दूसरा विकल्प क्या बनाएगा? इसमें आपका संप्रदान तत्पुरुष समास है क्या? संप्रदान तत्पुरुष समास है क्या? तीसरा विकल्प क्या बना सकता है मेरे साथियों कि इसमें आपका अपादान 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 तत्पुरुष समास है क्या? और चौथा और अंतिम विकल्प क्या बना सकता है? इसमें आपका कर्म तत्पुरुष समास है क्या? कर्म तत्पुरुष समास है क्या? इस रूप में 4 विकल्प हमसे बनाकर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एकमात्र समास कौन सा समास मेरे साथियों? द्विगु तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उसके पास में 2 विकल्प बनाने की संभावना होती है। ठीक है? बाकी जो शेष और जितने भी समास होंगे मेरे साथियों, वो क्या है? वहां पर तो दो ही तरह से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। एक तो बन सकता है कि इस रूप में, यानी कि कोई भी शब्द दिया जाएगा और इसमें आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा इसमें कौन सा आपका समास है। पहला तो ये संभावना है। दूसरी संभावना क्या होती है कि इसमें समास विग्रह क्या होगा, इसका समास विग्रह क्या होने वाला है। दूसरा संभावना ये होती है। ठीक है, लेकिन तत्पुरुष समास एक ऐसा समास है, एकमात्र ऐसा समास है जिसमें तत्पुरुष समास के उपभेद होते हैं। समझ में आ गया हो साथियों? तत्पुरुष समास के उपभेद होते हैं। अब देखो एक बार थोड़ा और समझ लीजिएगा, उपभेद और भेद में मतलब क्या होता है। देखो ये जो तत्पुरुष समास है आपने कई जगह देखा होगा और बाकी पढ़ने को भी मिलेगा आपको। ये तत्पुरुष समास है, तो तत्पुरुष समास के मुख्य भेद समझ में आ गया साथियों। इसके मुख्य भेद है, तो मुख्य भेद तो होते हैं मेरे साथियों आपके दो। दो मुख्य भेद होते हैं। दो मुख्य भेद कौन कौन से? तो देखो तत्पुरुष समास है, इसके अंतर्गत एक तो आता है कर्मधारय। कौन सा साथियों आपका? कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास। और दूसरा होता है मेरे साथियों, वो हो जाएगा आपका द्विगु समास। कर्मधारय समास और द्विगु समास हो जाएगा। समझ में आ गया साथियों? भाई कर्मधारय समास और द्विगु समास ये दो विकल्प बना सकता है वो हमसे। समझ में आ गया? दो तरह से आपसे विकल्प बनाकर हमसे प्रश्न पूछ सकता है। दो तरह से प्रश्न पूछ सकता है साथियों। ठीक है, अब देखो एग्जामिनर है, अब जो ये वर्गीकरण है आप कई पुस्तकों में देखने को मिलेगा, पढ़ने को भी मिलेगा मेरे साथियों। लेकिन चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है मेरे साथियों? भाई ये तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास के जो मुख्य भेद हो गए ये तो होते हैं साथियों आपके मुख्य भेद। समझ में आ गया क्या? लेकिन ये जो मुख्य भेद है और जो गौण भेद है, ठीक है, मुख्य भेद का जो वर्गीकरण किया गया है वो हमारे हिंदी में नहीं चलता है। इसका जो वर्गीकरण है वो संस्कृत में देखने को मिलेगा साथियों आपको। ठीक है, संस्कृत भाषा में इसके जो वर्गीकरण है, इन वर्गीकरण को लेकर बात करता है मेरे साथियों। तो हिंदी में इस प्रकार का कोई भी वर्गीकरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? तो ये तो हो गया साहब मुख्य भेद का मामला। मुख्य भेद क्या कि संस्कृत है, संस्कृत के अंतर्गत क्या होता है? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, इसको तो मुख्य समास मान लिया गया और शेष है आपका क्रमधारय है और द्विगु समास है, इन दोनों को क्या मान लिया? इसके उपभेद मान लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि ये वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से संस्कृत में मिलता है, हिंदी में हमारा वर्गीकरण नहीं मिलता। इस प्रकार का वर्गीकरण आपको देखने को नहीं मिलेगा साथियों। ठीक है, इस प्रकार का वर्गीकरण आपको देखने को नहीं मिलेगा साथियों। तो ये तो मामला किसका हो गया? यह मामला हो गया साहब हमारा समास को लेकर, और समास में भी कौन सा समास मेरे साथियों आपका? वो हो गया तत्पुरुष समास का। अब देखो ये मुख्य भेद के बाद में दूसरा और मामला आता है साथियों। क्या मामला आएगा? वो मामला ये आएगा मेरे साथियों कि तत्पुरुष समास है इसके गौण भेद। समझ में आ गया? गौण भेद। और गौण भेद कितने होते हैं? तो गौण भेद को लेकर मैं बात करूं मेरे साथियों, इसके गौण भेद को लेकर बात की जाए, गौण भेद को लेकर बात की जाए साथियों, ठीक है, इसके गौण भेद, तो गौण भेद होते हैं मेरे साथियों, जैसे हमारे इसके गौण भेद कितने हो जाएंगे? 6 भेद हो जाएंगे। अब एग्जामिनर हमसे प्रश्न ये पूछता है कि ये जो तत्पुरुष समास है साथियों, तो तत्पुरुष समास के जो गौण भेद 6 होते हैं, इन 6 में से हमसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है। अब वो यहाँ से क्यों पूछता है? यहाँ से क्यों पूछता है मेरे साथियों? तो ये पूछता है कि आपको ये जो समास है, कौन सा समास मेरे साथियों आपका? ये तत्पुरुष समास है। इस तत्पुरुष समास के अंतर्गत क्या आपको कारक का भी जानकारी है या नहीं है? आपको अगर कारक की जानकारी होगी, ये जो कारक है हमारा साथियों, ये जो हमारे 8 कारक होते हैं, इन 8 कारकों की अगर आपको जानकारी होगी, तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों को सही कर पाएंगे। समझ में आ गया? इनकी हम पहचान कैसे करें? तो इनकी पहचान करने के लिए यह है मेरे साथियों, सबसे जो बेस्ट फॉर्मूला ये है कि कोई भी शब्द दिया जाएगा, जैसे साहब दे दिया ग्राहगत।
अब ग्रहागत जो शब्द है इसका जब समास विग्रह करेंगे और जो कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, जो कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, तो जैसे ग्रह को, तो देखो को किस में आता है मेरे साथियों, आपका को हो गया साहब कर्ता ने कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष समास है। कर्म तत्पुरुष समास का कारक विभक्ति चिन्ह क्या हो गया साथियों, आपका को हो गया। समझ में आ गया साथियों, को हमारा क्या होता है, कर्म तत्पुरुष समास का भेद होता है, ये कारक विभक्ति चिन्ह होता है। अब कारक विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग हो गया, तो इसका मतलब हमारे जो शब्द है ग्रहागत जो है, इस ग्रहागत में कौन सा समास हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा साहब हमारा कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर तो क्या हो गया आपका, कर्म तत्पुरुष समास हो गया। इसी प्रकार से बात करें कि जो ग्रहागत है, इस ग्रहागत के अंतर्गत क्या आने वाला है मेरे साथियों, जो आने वाला है मेरे साथियों, तो अब देखो इसमें अगर बात करें साहब इस शब्द में, तो इसमें हमारा जो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। समझ में आ गया क्या, तो एकमात्र तत्पुरुष समास ही है जिसके अंतर्गत तत्पुरुष समास के उपभेद होते हैं, और उपभेद होने की वजह से एग्जामिनर है वो इस जो पैटर्न होता है, इस पैटर्न को कम ही प्रयोग में लेता है। कौन सा पैटर्न मेरे साथियों, भाई ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को वो कम ही प्रयोग में लेता है। नहीं लेने का कारण क्या है, वो ये हो गया कि वो आपसे दो प्रश्न पूछना चाहता है, एक ही प्रश्न के माध्यम से दो प्रश्न पूछना चाहता है, और दो प्रश्न कौन कौन से हो जाएंगे कि आपको एक तो जो कारक होते हैं इन कारकों का पता है या नहीं है। समझ में आ गया साथियों, और दूसरा अगर कारक का पता है तो तत्पुरुष समास है, तो तत्पुरुष समास का जो निर्माण होता है वो कौन कौन से कारक के अनुसार होता है, तो इन दो चीज एक ही प्रश्न के माध्यम से हमसे दो चीज पूछना चाहता है। समझ में आ गया होगा साथियों, तो अब आप जो सामान्य जो जानकारी है, सामान्य रूप से प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूं। तो तमाम मेरे साथी जो जुड़े हुए हैं, एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करो साथियों। ठीक है, जल्दी से क्लास को लाइक करो, और जो आपके बाकी शेष जो साथी हैं उन साथियों को भी शेयर करो साथियों। ये जो क्लास है उस प्रत्येक साथी तक पहुंचने जानी चाहिए जो पढ़ने का इच्छुक है, लेकिन किसी जानकारी के अभाव में वह जो एक महत्वपूर्ण जो क्लासेज है, बैक टू बैक जो क्लासेज चल रही है, इसको नहीं ले पा रहा है, तो वो आपकी नैतिक जिम्मेदारी उस प्रत्येक बालक तक पहुंचाने की। समझ में आ गया होगा साथियों, साथ ही साथ में सारी जो क्लासेज हैं वो हमारी बैक टू बैक क्लासेज चल रही है, सुबह क्या नाम है, शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, और ये सभी क्लासेज निःशुल्क मिलने वाली है। ठीक है, प्रत्येक टॉपिक वाइज और टॉपिक का गहन और सकारात्मक, और साथ ही साथ में एक रोचक तरीके से प्रत्येक जो अध्यापक है वो अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत कर रहा है, तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है मेरे साथियों। ठीक है, तो अब बार बार ये नहीं बोलना पड़ेगा कि क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और क्लास को शेयर करो, ये आपकी सामान्य चीजें हैं, ये आप आराम से समझते हैं। सभी मैं मानता हूँ कि आप सभी समझदार मेरे साथी हैं, और सभी साथियों को समझदार जब साथी होते हैं तो उनको इशारे करने की आवश्यकता होती है, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है साथियों, तो अब हम बात करेंगे, अब हम प्रत्येक समास को पढ़ेंगे। समझ में आ गया क्या, तत्पुरुष समास है तो कर्म तत्पुरुष को पढ़ेंगे, करण को भी पढ़ेंगे, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, और कौन सा नहीं पढ़ेंगे हम, एक तो संबोधन नहीं पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि संबोधन के अनुसार हमारा तत्पुरुष समास बनता नहीं है। दूसरा कौन सा नहीं पढ़ेंगे, कर्ता, क्योंकि कर्ता के अनुसार भी तत्पुरुष समास का निर्माण नहीं होता है। ठीक है साथियों, तो ध्यान क्या रखना है, इस समास का निर्माण देखो एग्जाम में प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। ऐसा कौन सा समास है जिसका निर्माण कारक के अनुसार होता है, देखो सामान्य सा प्रश्न पूछ लिया गया कि ऐसा कौन सा समास है जिसका निर्माण कारक के अनुसार होता है, तो कारक के अनुसार हमारे तत्पुरुष समास का ही निर्माण होता है। ठीक है, चलो साथियों, फिर आता है कि तत्पुरुष समास है, इसके गौण भेद कितने होते हैं, तो गौण भेद कितने हो जाएंगे मेरे साथियों, आपके 6 भेद हो जाएंगे, क्योंकि 8 तो हमारे कारक है, 2 हमारे जो कारक है उनमें से कौन सा कर्ता और संबोधन को हमने नहीं लिया, सम्मिलित नहीं करते हैं, तो 6 में से 2 गए तो माइनस कितने बच गए, 8 में से 2 गए तो माइनस कितने बच गए साथियों, 6 बच गए। ठीक है, अब हम प्रत्येक समास को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो पहला कौन सा आ जाएगा मेरे साथियों, आपका कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा समास मेरे साथियों, आपका कर्म कर्म तत्पुरुष समास को लेकर हम बात करने वाले हैं। समझ में आ गया साथियों, अब देखो मैं इनकी परिभाषा है वो नहीं लिखाऊंगा। ठीक है, परिभाषा है, परिभाषा देखो एग्जाम में प्रश्न पूछा भी नहीं जाता और परिभाषा लिखने का कोई औचित्य भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ और यहाँ से क्या पूछा जाता है, वो प्रश्न यही पूछा जाता है कि इसमें कौन सा समास है या इसका समास विग्रह क्या है। ठीक है, अब देखो ये जो कर्म तत्पुरुष समास है, इसका जो कारक विभक्ति चिन्ह है, कारक विभक्ति चिन्ह है मेरे साथियों, वो क्या हो जाएगी, कर्ता ने कर्म को कारक विभक्ति चिन्ह। समझ में आ गया साथियों, देखो चिन्ह इस रूप में लिखते हैं, कारक विभक्ति चिन्ह। ठीक है, ये जो चिन्ह है वो इस रूप में लिखा जाता है, ध्यान रखना है। अरे यार, ये जो चिन्ह है मेरे साथियों, कारक विभक्ति जो चिन्ह है
वो इस रूप में लिखा जाता है। देखो आप चिन्ह है, इस चिन्ह को ऐसे लिख देते हो मेरे साथियों, इस रूप में लिखा और आपका जो शब्द है वो गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? चिन्ह को इस रूप में लिखा जाएगा, है हलेंत होता है और आपका इसी रूप में लिखा जाएगा, तभी ही आपका शुद्ध माना जाएगा। दूसरा एक और पैटर्न चलता है मेरे साथियों, इनको हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे साथियों। समझ में आ गया क्या? ये भी ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन इस रूप में जब लिखोगे तो थोड़ा इतना मजा नहीं आएगा। तो अब आराम से ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को आप अपना लीजिएगा। तो कर्म तत्पुरुष समास है, कारक विभक्ति चिन्ह, और कारक विभक्ति चिन्ह क्या होता है मेरे साथियों? ने कर्ता ने और कर्म को, तो ये क्या हो जाएगा? को कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हम करेंगे। कहां पर करेंगे? जब समास विग्रह किया जाएगा। ठीक है साथियों, अब कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं और उसके बाद में प्रत्येक शब्द लिया जाएगा। जैसे मैं बात करूं साथियों आपका गिरहगट, गिरहकट, गिरहकट आ जाएगा। अब देखो गिरहकट है क्या? अब गिरहकट है, इसका समास विग्रह हम करते हैं। ये तो हो गया साथियों आपका समास। इसको तो हम क्या बोलते हैं साथियों? इसको तो हम बोलेंगे साथियों समास। ठीक है, और इसका अब विग्रह करते हैं। तो यहाँ पर विग्रह किया जाएगा तो क्या हो गया मेरे साथियों? आपका गिरह है। अब देखो गिरह है, इस गिरह का मतलब क्या होगा? आपके मस्तिष्क में चल रहा होगा सर इस गिरह का मतलब ही क्या होता है? तो गिरह का मतलब होता है धोती की गांठ। क्या हो जाएगा मेरे साथियों आपका? धोती। अरे धोती पहनते हो कि नहीं हो? जैसे जो बड़े व्यक्ति होते हैं जो भारतीय संस्कृति में पहनते हैं, तो धोती की गांठ, धोती की गांठ है। तो धोती की गांठ के लिए प्रयोग किसका होता है मेरे साथियों? आपका गिरह। गिरह का मतलब क्या हो गया? धोती की गांठ। ठीक है, तो गिरह को काटने वाला, गिरह को, गिरह को काटने, गिरह को काटने वाला। आ गया साथियों समझ में? गिरह को काटने वाला। देखो गिरह, ये जो शब्द क्या आ रहा है मेरे साथियों आपका, इसमें हमारा शब्द तो यही तो आ रहा है। एक तो आ रहा है गिरह और दूसरा आ रहा है साथियों आपका कट। इस गिरह का तो मतलब आपको समझ में आ गया भाई, धोती की गांठ हो गई। और कट का मतलब क्या होता है साथियों? काटने वाला। तो धोती की जो गांठ होती है उसको जो काटने वाला है, उस शब्द, उसके लिए प्रयोग होने वाला जो शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साथियों? आपका गिरह कट हो जाएगा, गिरह कट हो जाएगा। समझ में आ गया? अब एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि गिरह कटा इसमें कौन सा समास होने वाला है, तब आप आराम से दे दोगे कि इसमें तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास के अगर उपभेद पूछ लिया जाए तो आप बता दोगे इसमें कर्म तत्पुरुष समास है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जब हम समास विग्रह कर रहे हैं तो इसमें को कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, और को कारक विभक्ति चिन्ह का जो प्रयोग होता है वो हमारे कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत इसका प्रयोग होता है। आगे समझ में? चलो अब बात करते हैं साहब ग्राहगते। क्या आ जाएगा मेरे साथियों? जैसे मैंने लिखा ग्राहगत, ग्राहगत, ग्राहगत का हम समास विग्रह करेंगे। तो ग्राहगत का क्या समझ हो जाएगा? समास विग्रह क्या हो जाएगा? ग्रह को, ग्रह को आगत, ग्रह को आगत है वो क्या हो जाएगा? आपका ग्राहगत हो जाएगा। अब देखो इस ग्राहगत का साथियों एक और समास शब्द बनता है ग्रहगत, ग्रहगत। अब ग्रहगत है तो क्या हो जाएगा मेरे साथियों? आपका ग्रह, ग्रह को गत, ग्रह को गत। देखो आगत का मतलब क्या हो सकता है? आना होता है, और गत का मतलब क्या होता है? जाना होता है। ठीक है, तो ग्रह को यानी कि घर को आया हुआ है उसके लिए शब्द किसका प्रयोग किया जाएगा? ग्रहगत को प्रयोग किया जाएगा। और ग्राहगत, ग्रह को आगत, ग्रह को गत यानी ग्रह से गया हुआ है उसके लिए ग्रहगत का शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है साथियों, इसी प्रकार देखो मैं बात करूं तो शब्द आता है साहब ग्रंथकार। क्या आ जाएगा साथियों? आपका शब्द आ गया साहब आपका ग्रंथकार, शब्द आ गया ग्रंथकार आ गया। ठीक है, अब देखो ग्रंथकार है, ग्रंथकार है मेरे साथियों, इसका सब समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? ग्रंथ, क्या आ जाएगा साथियों? आपका ग्रंथ को, ग्रंथ को, ग्रंथ को, ग्रंथ को करने वाला, ग्रंथ को करने, ग्रंथ को करने वाला। अब करने वाला है मेरे साथियों, तो करना क्या है? तो करना का मतलब होता है लिखना। भाई ग्रंथ को करेगा क्या? तो ग्रंथ का ग्रंथ को करने वाला का मतलब क्या होता है साथियों? लिखने वाला। तो ग्रंथ को करने वाला है उसके लिए हम जो प्रयोग करते हैं, जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वो क्या हो जाएगा? आपका वो हो जाएगा मेरे साथियों आपका ग्रंथकार हो जाएगा। आगे साथियों समझ में? ग्रंथकार हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो मैं बात करूं साथियों तो जैसे आता है चिड़ी मार। क्या आ जाएगा साथियों? आपका चिड़ी मार आ जाएगा। शब्द क्या आ जाएगा साथियों? आपका चिड़ी मार आ जाएगा। चिड़ी मार का समास वगैरह क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा साहब चिड़ी को, चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी को मारने वाला। अब देखो एग्जाम में साथियों कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ लिया गया
इसी उदाहरण को देखकर प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो चिड़ी मार है, ठीक है? अब चिड़ी है, तो चिड़ी मार, चिड़ी का मतलब हो गया एक ही चिड़ी को मार रहा है क्या? और मारने वाला क्या है व्यक्ति? एक ही है, ठीक है? तो चिड़ी आएगा। अब देखो एग्ज़ामिनर है, वो हमसे क्या गलती करवाता है यहाँ से? गलती सामान्य से करवाता है साहब और सामान्य से गलती क्या होती है? वो गलती ये होती है मेरे साथियों यहाँ से गलती ये पूछ लिया, यहाँ से गलती ये करा देता है, ये जो चिड़ी आती है, चिड़ी की जगह क्या कर देता है साथियों आपका चिड़ियों कर देता है, ठीक है? चिड़ी की जगह क्या कर देता है हमारा समास विग्रह में क्या देता है? चिड़ियों दे देता है। जबकि यहाँ पर तो शब्द क्या आ रहा है आपका चिड़ी मार, चिड़ी का मार का मतलब हो गया एक ही चिड़ी को मार रहा है और वहाँ पर क्या दे दिया समास विग्रह में क्या दे देगा? चिड़ियों को मारने वाला। शेष चिड़ी है, चिड़ी की जगह क्या कर देगा? चिड़ियों को मारने वाला। अब मेरे साथियों ध्यान रखो, यहाँ पर तो शब्द क्या आ रहा है आपका? चिड़ी आ रहा है क्या? और यहाँ पर क्या कर दिया? चिड़ियों कर दिया। तो यहाँ पर तो शब्द है, वो शब्द कौन-सा है मेरे साथियों? आपका एकवचन ही है और यहाँ पर बहुवचन बना दिया गया। अब बहुवचन बना दिया गया तो ये जो समास विग्रह वो क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। ठीक है साथियों? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? शब्द गलत हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न इस शब्द को लेकर प्रश्न पूछा गया है। ठीक है साथियों? इसी प्रकार देखो जैसे शब्द आता है जग सुहाता, जग सुहाता आपका शब्द आ गया साहब जग सुहाता। अब जग सुहाता का जो समास विग्रह हम करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे साथियों आपका? जग को जग को जग को सुहाता। ठीक है साथियों? जग को सुहाता, जग को सुहाता है उसके लिए प्रयोग होने वाला है वो क्या हो जाएगा मेरे साथियों? आपका जग सुहाता हो जाएगा। इसी प्रकार देखो जैसे शब्द आता है जल पिपासु, क्या आ जाएगा साथियों आपका? जल पिपासु। ये आ गया साहब, जल पिपासु आ गया। अब जल पिपासु का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों आपका? जल साथियों क्या हो जाएगा? जल को पीने की इच्छा वाला, जल को पीने की इच्छा वाला, जल को पीने की इच्छा वाला, जल को पीने की इच्छा वाला है उसके लिए प्रयोग होने वाला जो शब्द है वो क्या हो जाएगा? जल पिपासु हो जाएगा। जल को पीने की इच्छा वाला है उसके लिए प्रयोग होने वाला शब्द है वो क्या हो जाएगा? जल पिपासु हो जाएगा। एक बार साथियों स्क्रीनशॉट लो आप, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो उसके बाद में मैं बात करता हूँ आगे। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो साथियों, एक बार साथियों स्क्रीनशॉट ले लो ताकि फिर बात कर सकें आगे। लो साथियों एक बार स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और जो साथी अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया ना साथियों जल्दी से क्लास को लाइक करो एक बार तो जल्दी से। ठीक है साथियों, एक बार जो भी साथी है अभी तक क्लास को जिन्होंने लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करने का कार्य वो कर दीजिएगा साथियों। हम तत्पुरुष समाज से पढ़ रहे हैं और तत्पुरुष समाज में कुछ उदाहरणों को हमने लेकर बात की है साथियों। जैसे ग्रहागत, ग्रह को आगत, इसी प्रकार से हो गया ग्रह ग्रहगत, ग्रह को गत हो गया। इसी प्रकार से ग्रंथकार, ग्रंथ को करने वाला या लिखने वाला, चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, जग सुहाता, जग को सुहाता, ज्ञान जल पिपासु, जल की पीछे जल को पीने की इच्छा वाला, जल को पीने की इच्छा वाला उसके लिए जल पिपासु का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार देखो जैसे मैं बात करूं साथियों तो जैसे शब्द आ गया साहब जातिगत, क्या आ जाएगा साथियों आपका? शब्द आ गया जाति, ठीक है साथियों? जातिगत, तो जातिगत है तो जाति को गत है, क्या आ जाएगा साथियों? इसका समास वगैरह क्या हो जाएगा? जाति को जाति को गत, ठीक है? जाति को गत, जाति को गत। अब देखो जाति, जाति का मतलब क्या होता है? व्यक्ति, ठीक है? इस व्यक्ति का मतलब, जाति का मतलब क्या है? यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर जाति का मतलब होता है साथियों व्यक्ति। और गत है, गत का मतलब क्या होता है? तो गत का मतलब होता है गया हुआ। क्या हो जाएगा साथियों? इसका समास वगैरह क्या हो जाएगा? जाति को गया हुआ, जाति को जो गया हुआ है, जाति में गया हुआ है उसके लिए जातिगत का प्रयोग किया जाता है साथियों। ठीक है, चलो साथियों और उदाहरण को लेकर मैं बात करूं तो जैसे शब्द आता है साहब जेब कतरा, जेब कतरा आ जाएगा। जेब कतरा को जो समास वगैरह किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? जेब जेब को जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला है मेरे साथियों, जेब को कतरने वाला है उसके लिए जेब कतरा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। साथियों आपके कमेंट उन्हीं कमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा जो आपका प्रश्न पूछने से संबंधित होगा। समझ में आ गया? हाई लो वाले जो कमेंट है उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो तमाम मेरे साथी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
ठीक है साथियों, तो जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, जेब कतरा हो गया। इसी प्रकार से देखो शब्द आता है तर्क संगत, क्या आ जाएगा मेरे साथियों आपका शब्द आ गया साहब तर्क संगत आ गया, तर्क संगत आ गया। तो तर्क संगत का समास विग्रह हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, तर्क को, तर्क को संगत, तर्क को संगत है उसके लिए शब्द प्रयोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका तर्क संगत हो जाएगा। इसी प्रकार देखो शब्द आता है आपका दुख हर, क्या आ जाएगा साथियों आपका शब्द आ जाएगा साहब आपका दुख, शब्द आ जाएगा दुख, दुख हर, दुख हर। अब साथियों दुख हर है तो दुख हर को दुख को हरने वाला है, ठीक है, दुख का मतलब तो आप जानते हो जो पीड़ा होती है, तो दुख, दुख को, दुख को हरने वाला, हरने वाला, दुख को हरने वाला है, इसका मतलब क्या होता है, तो दुख को हरने वाला है यानी दुख को दूर करने वाला है, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं वो दुख हर का प्रयोग करते हैं साथियों। इसी प्रकार देखो शब्द आता है साथ दुखद, क्या आ जाएगा साथियों आपका दुख, क्या आ जाएगा साथियों आपका दुखहद आ जाएगा, ठीक है, दुखहद, ठीक है, दुखहद, दुख हद आ जाएगा। अब दुख हद का मतलब क्या हो गया, तो हद, दुख का मतलब आप जानते हो पीड़ा, और हद का मतलब होता है देने वाला, तो दुख को देने वाला उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, दुख हद। तो दुख को देने वाला, दुख को देने वाला है, इसके लिए प्रयोग किया जाने वाला जो शब्द हो गया क्या हो जाएगा आपका दुखद हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि फिर मैं बात कर सकूं आगे। स्क्रीनशॉट लो साथियों, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहां तक का, फिर मैं बात कर सकूं आगे। हाँ जी, स्क्रीनशॉट लो साथियों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो एक बार। ले लिया होगा साथियों स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो ये हमारा समास था वो कौन सा था मेरे साथियों आपका, ये जो समास था तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास का पहला भेद कौन सा आपका, वो हो गया मेरे साथियों आपका कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, कर्म तत्पुरुष समास को लेकर हमने लगभग 12 उदाहरणों को लेकर हमने बात की है, तो यहाँ तक मेरे सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। अब कर्ता, कर्ता के बाद में कर्म, कर्म के बाद में क्या आता है कर्ण तत्पुरुष समास। ठीक है साथियों, तो कर्म तत्पुरुष समास, तीसरा भेद क्या हो जाएगा मेरे साथियों आपका कर्म तत्पुरुष समास, करण, करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। अब मेरे साथियों देखो करण तत्पुरुष समास होता है, तो कारण तत्पुरुष समास है, तो इसको लेकर मैं बात करूं तो इस समास में ध्यान क्या रखना है मेरे साथियों, इसका जो कारक विभक्ति चिन्ह है, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह क्या हो जाएगा मेरे साथियों, तो कारक चिन्ह इसके दो होते हैं मेरे साथियों, एक तो क्या होता है आपका इसका, एक तो होता है से, और एक होता है के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, संप्रदान के द्वारा, तो एक तो होता है के द्वारा और ये क्या होता है आपका शे। समझ में आ गया साथियों। अब देखो करण है, इस करण का मतलब क्या होता है साथियों, तो सबसे पहले तो करण का हमें मतलब ही पता होना चाहिए। इस करण का मतलब क्या होता है, इस करण का मतलब होता है साथियों साधन। ठीक है, साधन होता है मेरे साथियों। अब यहाँ पर देखो ये जो शब्द आएगा आपका, ये जो कारक विभक्ति है ना आपका से, इस से का जो प्रयोग होने वाला है एक तो हमारा होने वाला है कौन से समाज में आपके कर्म तत्पुरुष समाज में होने वाला है, और एक जो इसका प्रयोग होने वाला है वो आपका अपादान तत्पुरुष समाज में भी होगा। ध्यान ये रखना है कि करण में हो रहा है वो साधन के रूप में होगा, और अपादान में जो से विभक्त चिन्ह का प्रयोग होगा वो हमारा अलग होने के संदर्भ में होगा। यानी कि अलग होना, अपादान का मतलब क्या होता है अलग होना, अलग होने के संदर्भ में जब से विभक्त चिन्ह आए तो वहां पर हमारा समाज कौन सा हो जाएगा साथियों आपका संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा, और साधन के रूप में आ रहा तो कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है साथियों आपका, अब मैं बात करता हूँ कुछ उदाहरणों को लेकर। ठीक है साथियों, कुछ उदाहरणों को लेकर हम बात करते हैं। जैसे शब्द आ गया साहब आपका शोक का कुल, क्या आ जाएगा मेरे साथियों आपका शोका कुल आ जाएगा। ठीक है, अब शोका कुल है इसका समाज वगैरह करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों आपका शोक से, शोक से आकुल। ठीक है, शोक से क्या हो जाएगा साथियों आपका आकुल। अब आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा या आकुल, आकुल का मतलब क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है बेचैनी। ठीक है, आकुल का मतलब क्या होता है बेचैनी। अरे कई बार क्या होता है आपने देखा होगा ये जो आकुल है, आकुल का मतलब क्या हो गया साथियों आपका बेचैनी, बेचैनी। ठीक है, बेचैनी हो गया। अब देखो साथियों क्या होता है, कई बार ऐसी घटनाएं होती है जिस घटना को सुनकर
या किसी ऐसी जो समस्या आ जाती है, उस समस्या को देखकर हम क्या हो जाते हैं, आकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, ठीक है? तो बेचैन हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, शोकाकुल, ठीक है? भाई कोई भी परिवार होता है और परिवार में कुछ ऐसी घटना हो गई, जो कि क्या है, काफ़ी पीड़ादायक है, तो उस समय हम व्याकुल हो जाते हैं। व्याकुल को हम क्या बोलते हैं, बेचैन बोलते हैं, आकुल भी बोल सकते हैं और व्याकुल भी बोला जा सकता है, ठीक है? चलो साथियों, फिर हो गया आपका शोकाकुल। अब देखो शोकाकुल में क्या आ रहा है, शोक से आकुल, ठीक है? शोक से आकुल, तो यहाँ पर शोक किसके संदर्भ में आ रहा है, साधन के रूप में आ रहा है। शोक से हम क्या हो गए, व्याकुल, आकुल हो गए, आकुल का मतलब क्या हो गया, हम बेचैन हो गए, ठीक है साथियों? इसी प्रकार देखो शब्द आता है श्रमजीवी, क्या आ जाएगा मेरे साथियों आपका, शब्द आ गया साहब श्रमजीवी आ जाएगा, श्रमजीवी आ जाएगा। अब श्रमजीवी है, इसका समास विग्रह हम करते हैं साथियों, तो क्या हो जाएगा, शर्म से जीवित रहने वाला, क्या आ जाएगा मेरे साथियों, शर्म से, शर्म से जीवित, शर्म से जीवित रहने वाला, शर्म से जीवित, शर्म से जीवित रहने वाला, ठीक है साथियों? शर्म से जीवित रहने वाला, इसके लिए प्रयोग होने वाला शब्द क्या हो जाएगा आपका, शर्म जीवी हो जाएगा। शर्म से जीवी रहने वाला है, उसके लिए शब्द का प्रयोग होता है, वो आपका शर्म जीवी हो जाएगा, ठीक है साथियों? इसी प्रकार देखो शब्द आता है शर्म साध्य, क्या आ जाएगा साथियों आपका, शब्द आ गया साहब शर्म साध्य, शर्म साध्य आ गया मेरे साथियों, शब्द आ गया साहब शर्म साध्य। शर्म साध्य का हम समास क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, शर्म से साध्य, शर्म से साध्य है, तो शब्द का प्रयोग हो जाएगा, यानी कि शर्म से जो साधा जा सके, साधा का मतलब क्या जाता है, शर्म के द्वारा किया जाने वाला जो कार्य है, उसके लिए शर्म साध्य शब्द का प्रयोग किया जाता है साथियों, ठीक है साथियों? उसके लिए क्या किसका प्रयोग किया जाएगा, आपका शर्म साध्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार देखो स्नाविष्ट, क्या आ जाएगा साथियों, शब्द आ गया साहब स्नेह है, इस क्या हो जाएगा, शब्द आ गया स्नेहाविष्ट, शब्द आ गया साहब स्नेहाविष्ट। थोड़े कठिन शब्द हैं, उन शब्दों को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, ताकि अगर एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप आराम से इस प्रकार की सामान्य उदाहरण है और सामान्य साथ साथ कुछ जटिल उदाहरण है, उन जटिल उदाहरणों को लेकर बात कर रहा हूँ, ताकि आप एग्जाम में कभी भी किसी भी प्रकार से प्रश्न आए, आप मात ना खाए, एग्जामिनर को आप मात दे कि चलो पूछेगा, आप कैसे पूछते हो। हम सभी प्रकार की तैयारी और तैयारी को से हम करके आए, तो हमारा प्रश्न सही होने वाला चाहिए, होना चाहिए। स्नेह आविष्ट, तो क्या हो जाएगा मेरे साथियों आपका, स्नेह, स्नेह से आविष्ट, क्या आ जाएगा साथियों, स्नेह से आविष्ट। ध्यान रखना साथियों, जब भी आप समास विग्रह करें, तो समास विग्रह करते समय सिर्फ और सिर्फ जो शब्द दे रखा है, यहाँ पर आप जो शब्द दे रखा है, उससे संबंधित आपका क्या होना चाहिए साथियों, आपका वो समास होना चाहिए। समझ में आ गया क्या? इस जब शब्द ये जो दे रखा, इन शब्दों से समास विग्रह करते समय इन्हीं शब्दों का आपको प्रयोग करना है, ठीक है? अगर इन शब्दों का आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो आपका समास विग्रह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है साथियों? इसी प्रकार देखो शब्द आता है संयम सिद्ध, साथियों आपका संयम सिद्ध आ जाएगा, संयम सिद्ध आ जाएगा मेरे साथियों आपका, ठीक है? ये संयम सिद्ध है, संयम सिद्ध, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, संयम सिद्ध आ जाएगा साथियों। अब देखो संयम सिद्ध का समास वगैरह करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, संयम से, संयम से सिद्ध। इस सिद्ध को हम ऐसे भी लिख सकते हैं साथियों, और इस सिद्ध को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही रूप क्या माने जाते हैं, इसके शुद्ध माने जाते हैं। तो संयम से सिद्ध है, उसके लिए प्रयोग होने वाला शब्द क्या हो जाएगा आपका, संयम सिद्ध हो जाएगा, ठीक है साथियों? संयम सिद्ध हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लो साथियों, संयम सिद्ध के बारे में बात करो, तो देखो श्रमजीवी हो गया, शोकाकुल हो गया, श्रम साध्य हो गया, स्नाविष्ट हो गया, ठीक है, स्वयं सिद्ध हो गया, स्वयं सिद्ध हो गया साथियों। अब मेरे साथियों और कुछ उदाहरणों को लेकर मैं बात करूं, और कुछ उदाहरणों को लेकर बात किया जाए, तो एक बार स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले लीजिएगा, ठीक है साथियों? तो शोकाकुल, श्रमजीवी, श्रम साध्य, स्नेहाविष्ट, स्वयं सिद्ध, ठीक है? इसी प्रकार देखो और कुछ उदाहरणों को लेकर बात करें, तो जैसे शब्द आता है मेरे साथियों आपका, जैसे मैं लिखूं साहब श्रवणहार, क्या आ जाएगा, ठीक है, श्रवणहार। अब श्रवणहार का हम बात करें, तो श्रवण से बना, श्रवण का मतलब होता है साथियों आपका सोना, इसका मतलब क्या होता है, सोना, ठीक है? लेकिन श्रवण से, श्रवण से, श्रवण से बना, श्रवण से बना हार, ठीक है? श्रवण से बना हार, उसके लिए किसका प्रयोग हो जाएगा आपका, श्रवण हार हो जाएगा। अब देखो
आप इसकी जगह जो श्रवण आ रहा है, क्या श्रवण का मतलब होता है सोना, दोस्तों सोना, लेकिन आप ऐसे नहीं करो सोना से बना हुआ हार, इसका प्रयोग नहीं करेंगे आप। जो शब्द दे रखा है आपको, यहाँ पर जो शब्द ये दे रखा है, वही शब्द आपको समास विग्रह करते समय आपको करना होगा। अगर ये इस रूप में कर रहे हैं तो आपका जो प्रश्न होगा वो सही होगा, अन्यथा आपका शब्द क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलो साथियों और बात करें तो जैसे शब्द आता है हस्तलिखित, क्या आ जाएगा साथियों, आपका शब्द आ गया साहब हस्तलिखित। हस्तलिखित आ गया साथियों। अब देखो हस्तलिखित, तो हस्तलिखित का हम समास विग्रह करें तो क्या हो जाएगा, हस्त द्वारा, हस्त द्वारा। ठीक है साथियों, इस द्वारा को भी से लिखा जा सकता है, साथ ही इस द्वारा को हम क्या कर सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हस्त द्वारा। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। तो हस्त द्वारा लिखित, हस्त द्वारा लिखित। हस्त का मतलब क्या हो गया साथियों, आपका हाथ हो गया। हाथ, हाथ से जो लिखा हुआ होता है उसके लिए प्रयोग होने वाला शब्द हो गया, वो क्या हो गया आपका, हस्त लिखित हो गया। हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखा हुआ है, उसके लिए प्रयोग होने वाला शब्द है वो क्या हो जाएगा आपका, हस्तलिखित हो जाएगा। अब देखो हमने बात की थी साथियों, भाई ये जो समास है कौन सा समास, करण तत्पुरुष समास है। करण तत्पुरुष समास में दो तरह से क्या होता है, कारक विभक्त चिन्हों का प्रयोग होता है। एक तो से होता है और ये क्या होता है साथियों आपका, के द्वारा। के द्वारा का होता है, तो समास विग्रह हम करते हैं के द्वारा, जो कारक विभक्त चिन्ह है इसका जब हम प्रयोग करेंगे, इसका हम प्रयोग करते हैं मेरे साथियों, तो के द्वारा की जगह से अब क्या होता है, द्वारा ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, इसी प्रकार देखो मैं बात रखूं, जैसे शब्द लिखा मैंने दोस्तों तुलसी कृत, क्या आ जाएगा साथियों आपका, तुलसी कृत आ जाएगा साथियों। अब तुलसी कृत का हम समास विग्रह करेंगे, वह तुलसी कृत का हम समास विग्रह करें तो क्या हो जाएगा, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी, तुलसी द्वारा, तुलसी द्वारा कृत। अब कृत का मतलब क्या होता है साथियों, इस कृत का मतलब होता है रचित, या इसको हम बोल सकते हैं लिखित। तुलसी द्वारा कृत, तो तुलसी द्वारा लिखित। ठीक है, तो ये शब्द क्या हो जाएगा आपका, तुलसी कृत हो जाएगा। तुलसी द्वारा कृत या तुलसी द्वारा लिखित है, उसके लिए प्रयोग होने वाला जो शब्द हो जाएगा आपका तुलसी कृत हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसी प्रकार देखो मैं बात करूं तो जैसे शब्द आ गया बाण विरचित, क्या आ जाएगा साथियों, आपका शब्द आ गया साहब बाण विरचित, विरचित आ गया। अब बाण विरचित का हम समास विग्रह करेंगे। अब देखो साथ ही ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर आ गया तुलसीकृत, तुलसीकृत आ रहा है क्या शब्द। अब तुलसीकृत आ रहा है तो हम ये नहीं करेंगे तुलसीदास द्वारा, समझ में आ गया, हमें दास वास का प्रयोग नहीं करना है। जो शब्द हमारे यहाँ पर दिया जा रहा है, समास में दे रहा है, उसी का अनुसार हमें समास विग्रह करना है। तो तुलसी दे रखा है तो तुलसी हमें करना, तुलसीदास हमें नहीं करना। तुलसीदास द्वारा कृत आ जाता तब तो हम तुलसीदास द्वारा कृत कर देते हैं। समझ में आ गया। इसी प्रकार से बाण विरचित, तो बाण विरचित का मतलब क्या हो जाएगा, बाण, बाण द्वारा, बाण द्वारा विरचित, बाण द्वारा विरचित। विरचित का मतलब भी क्या होता है साथियों, आपका रचित होता है या लिखित होता है। ठीक है, बाण द्वारा विरचित या लिखित होता है, वो भी शब्द क्या हो जाएगा, बाण विरचित हो जाएगा। आगे साथियों समझ में, चलो इसी प्रकार देखो मैं बात करूं तो जैसे शब्द आ गया हाथ करघा, क्या आ जाएगा साथियों, शब्द आ गया साहब हाथ, हाथ करघा, ये रह है मेरे साथियों, हाथ करघा आ जाएगा, हाथ करघा आ जाएगा। अब इसका समाज वगैरह करें साथियों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाथ करघा मतलब क्या हो जाएगा, हाथों से, हाथों से। ठीक है, हाथों से, हाथों से चलने वाला, हाथों से चलने वाला करघा, हाथों से चलने वाला करघा, हाथों से चलने वाला करघा है, उसके लिए प्रयोग होने वाला शब्द है वो क्या हो जाएगा, हाथ करघा हो जाएगा। अरे हाथ करघा का मतलब हो गया हाथ द्वारा जो चलाया जाने वाला करघा होता है। अरे करघा समझे नहीं क्या, करघे का मतलब हो गया मेरे साथियों आपका जैसे सूत काटने का कार्य होता है ना, साथ हाथ से जैसे सूत। अरे आपने जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी जी हैं हमारे, तो जिन्होंने सूत काटते थे ना, तो एक जो मशीन मशीन होती थी, ठीक है, तो उसको हाथ से चलाया जाता था, बस हाथ से चलाया जाने वाला है उसको हम हाथ करघा बोलते हैं। समझ में आ गया साथियों, तो हाथ करघा। अब देखो हाथ करघा तो हाथ से चलने वाला करघा है, यहाँ पर हमारा समास कौन सा हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा करण तत्पुरुष समास। ठीक है साथियों, इसी प्रकार देखो हिमाच्छिद शब्द आ जाएगा साथियों आपका, ही मा, ही मा आच्छादित होता है वैसे, ही मा छादित। ठीक है, ही मा छादित हो जाएगा, छादित। अब देखो ये जो शब्द है ना, अब ये जो शब्द है ना, इस शब्द का समास विग्रह संधि विच्छेद करता हूं मैं, तो इसका हो जाएगा हिम धन आच्छादित, हिम आच्छादित। ये इसका समास विग्रह होता है साथियों, ये संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, हिम, हिम का तो मतलब जानते हो बर्फ हो गया, आच्छादित का मतलब क्या हो गया, ढका हुआ हो गया, तो बर्फ से ढका हुआ होता है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हिमाच्छादित का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया साथियों।
अब इसका समास विग्रह हम करेंगे साथियों। अब समास विग्रह जब इसका शब्द का हो जाएगा, इस शब्द का समास विग्रह हम करते हैं तो क्या हो जाएगा? हिम से आच्छादित, ठीक है? हिम हिम से हिम से आच्छादित, हिम से आच्छादित। आच्छादित का मतलब होता है ढका हुआ, ठीक है? आच्छादित का मतलब क्या हो गया? ढका हुआ। अब मेरे साथियों, जैसे मैं 4 विकल्प दूँ आपको, एक तो मैंने दे दिया साहब आपको तुलसीकृत दे दिया, देखो ए विकल्प तो ये दे दिया। दूसरा विकल्प दे दिया साथियों आपका बाण विरचित दे दिया। तीसरा आपका जो विकल्प दे दिया हाथ करका दे दिया, और चौथा विकल्प दे दिया साथियों आपका हिमाच्छादित, ठीक है? ये हाथ करका और ये क्या हो गया आपका हिमाच्छिद, ठीक है? ये हो गया। अब 4 विकल्प है क्या साथियों? अब 4 विकल्प में आपसे पूछ लूँ कि इन 4 विकल्प में से ऐसा कौन-सा विकल्प है जिसमें संधि का भी प्रयोग हुआ है और समास का भी प्रयोग हुआ? एग्ज़ाम में आजकल इस प्रकार के प्रश्न पूछा जा सकता है साथियों। तो एक तत्पुरुष समास है, इसमें 3 तरह से प्रश्न बनता है। एक ही प्रश्न के माध्यम से 3 चीज़ पूछ लेता है वो। एक तो पूछ लेता है इसको कारक का ज्ञान है कि नहीं है? दूसरा पूछ लेता है तत्पुरुष समास के जो उपभेद होते हैं इसका पता है कि नहीं है? तीसरा ये प्रश्न पूछ लेता है कि इसको समाज के साथ-साथ इसमें संधि का पता है कि नहीं है? ये 4 प्रश्न एक साथ चलते हैं मेरे साथियों। तो अब इस प्रकार से प्रश्न आ जाए साहब तुलसीकृत, बाण विरचित, हाथ करगा और हिमाच्छिद। ये 4 विकल्प हैं, तो 4 विकल्प में बिल्कुल सही आंसर आ सभी साथियों का सही आंसर आ रहा है और चौथा विकल्प यानी डी विकल्प है, डी विकल्प में क्या है? एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसमें संधि का भी प्रयोग हुआ है और साथ ही साथ में हमारे समास का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है साथियों? बात करें संधि का प्रयोग कौन-सा है? तो देखो हिम धन आच्छादित हो रहा है क्या? तो हिम में क्या है साथियों आपका अ है। भाई हिम में तो क्या है अ है और आच्छादित में क्या है आ है और अ और आ मिलकर क्या होता है साथियों आ होता है और आ कौन सा हो जाएगा? तो आ हो जाएगा। इसमें हमारी संधि हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। इसमें संधि कौन सी हो जाएगी मेरे साथियों? आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है साथियों? तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें संधि और समास दोनों का प्रयोग हुआ है? तो ध्यान ये रखना दोस्तों। देखो तुलसी और कृत आ रहा है क्या? तो तुलसी और कृत तो देखो इसी प्रकार से आ गया क्या? तो तुलसी में यहाँ पर सी में तो लेकिन यहाँ पर कृत में क्या आ गया आपका? क्या आ गया? अरे क्या तो हमारा व्यंजन है। इस प्रकार से यहाँ पर संधि की परिस्थिति नहीं बनी। इसी प्रकार देखो बाण विरचित, तो यहाँ पर बाण आ गया, यहाँ पर विरचित आ गया। तो बाण में न में तो अ आ रहा है, लेकिन विरचित में तो क्या आ गया आपका व आ गया। तो हमारे जो स्वर संधि है, स्वर संधि के अनुसार यहाँ पर परिस्थिति नहीं बन रही है, तो फिर संधि नहीं हुई। इसी प्रकार देखो हाथ करघा, तो हाथों से चलने वाला करघा, ठीक है? हाथों से चलने वाला, तो मेरे साथियों हाथों और करघा, तो इन दोनों में क्या हो रहा है? सिर्फ समास ही हो रहा है। तो अब जो ध्यान रखना है, जब संधि की परिस्थिति बनेगी तो संधि भी हो जाएगी और संधि की परिस्थिति नहीं बनेगी तो सिर्फ हमारा संधि क्या हो जाएगा? शब्द समास समास ही रह जाएगा। ठीक है साथियों? तो आज हमने बात की है साथियों तत्पुरुष समास में और तत्पुरुष समास में हमने पढ़ लिया तत्पुरुष समास का निर्माण होता है, वो क्या होता है मेरे साथियों? इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास में कर्ता कारक से लेकर अधिकरण कारक तक कारक विभिन्न चिन्हों का प्रयोग होता है, लेकिन कर्ता कारक है और संबोधन कारक 2 कारकों को छोड़ दिया जाएगा। शेष जो हमारे 6 कारक बच गए उनके अनुसार ही समास का निर्माण हो जाएगा। जब भी हम समास विग्रह करेंगे, जो कारक विभक्ति आएगा उसी के अनुसार ये समास का उपभेद हो जाएगा, यानी तत्पुरुष समास का भेद हो जाएगा। ठीक है साथियों? और बाकी हम कल बात करेंगे अपादान, संप्रदान, संप्रदान के बाद में अपादान जो भी है आपके इस समास के जो अन्य भेद है, उन अन्य भेद को लेकर बात करेंगे। तो मैं सभी